मेरी बेटी तो खाली गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है या मेरा बेटा तो ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ता है, ये कोई प्राइड की बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी की बात है। रेप को नॉर्मलाइज इतना कर दिया गया है कि वो गाली में भी बहुत नॉर्मल लगता है। मेरे पास एक केस आया, एक बच्ची का शोषण हुआ और किसी सब्जी वाले ने किया, तो उसकी ग्रैंडमदर ने आके बोला इसने ही कुछ इशारे किए होंगे। तो एक महिला मुझे बोल रही है मुझे जल्दी जाना है। तो क्यों जाना है? क्योंकि लेट हो गया है, आपके ये ख़त्म हो ट्रेनिंग तो मैं जाऊं, नहीं तो मेरा पति मुझे मारेगा। तो मैंने उसको बस इतना ही बोला, मैंने कहा क्यों मारेगा, इतनी सी बात पे आप लेट हो गए। नहीं लेट होंगी तो मारना ही चाहिए ना। अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद से मुझसे पूछा जाता है हर जगह, लोग सवाल उठा रहे हैं मेन टू मोमेंट। एक इंसान सुसाइड कर लेता है तो दूसरा आरोपी नहीं हो जाता उसकी वजह से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हम और आप आज के जमाने के हैं और इसीलिए बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस 21वीं सदी में भी जब हम बात करते हैं कि कानून बहुत सशक्त हो गए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऑन एन एवरेज आज एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 87 रेप होते हैं। यानी अगर आप और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक घंटे में लगभग हर 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, जिसका मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हर 20 मिनट में एक महिला रेप का शिकार हो रही है। और इससे भी ज्यादा विडंबना देखिए कि 30% से भी कम कन्विक्शन रेट है, यानी कि आरोपियों को पकड़ा ही नहीं जाता, पकड़ा जाता है तो सजा नहीं मिलती। तो ये कैसा सशक्तिकरण है, आज इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी हम उनको जानते हैं और पर्टिकुलरली एंटी रेप एक्टिविस्ट के तौर पर भी हम योगिता बयाना जी को जानते हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम, ये कोई नई चीज तो है नहीं जो मैंने बताई, लेकिन 2012 जब निर्भया कांड हुआ तो हमें थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि अब चीजें कम होंगी, लेकिन आंकड़े फिर भी बढ़ रहे हैं, रेप अभी भी हो रहे हैं। मुझे लगता है बहुत लोग, अगर मैं आपसे ही पूछूंगी, आप भी बहुत लोगों से इंटरेक्ट करती होंगी, जो लोग कहते होंगे सीधा फांसी दे दो। कानून तो है, हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? मैं शुरुआत उसी से करना चाहूंगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया रादर कि प्रॉब्लम हम सबको पता है, क्योंकि हम सबसे ये छुपा नहीं है अखबारों के पन्नों में जो हम देखते हैं, जो पहले पेज पे होता था, धीरे धीरे वो आखिरी पेज पे रोज़ अखबार में आता है और न्यूज़ में हम देखते ही हैं। पर हम जैसी संस्थाएं क्योंकि लगातार इस विषय पे काम करते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो कॉल्स आती हैं ये वो केसेस हैं जो निकल के सामने से आते हैं। और जहाँ तक क्या सबको ही मालूम है कि 80 से 90% महिलाएं या बच्चे तो बोल भी नहीं पाते हैं जो उनके विरुद्ध यौन शोषण के अपराध के बारे में, क्योंकि वो वहीं दब जाते हैं। तो ये निकल के आए हुए आंकड़े हैं जो आपने बताया, कन्विक्शन रेट और ये सब जो आपने बताया। बहरहाल आंकड़ों पे ना जाके आपने बहुत सुंदर सी बात ये कही कि कैसे रोकें इन सब चीज़ों को। रोकथाम पे इम्पॉर्टेंट है और रोकथाम से ही शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्या हो कि रुक जाए। तो पहला तो वही लॉजिक है कि अगर सज़ा ही नहीं होगी, अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो वो मैसेज नहीं जाएगा। तो क्योंकि ज़्यादातर आरोपी बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि रोकथाम नहीं हो पा रही है, उसका एक क्लियर कट मैसेज नहीं जा पा रहा है। लोगों में वो खौफ, डर जो होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ किया तो ये मेरी सज़ा है। क्यों नहीं ऐसे बलात्कार गल्फ़ कंट्रीज़ में होते या ऐसी कंट्रीज़ में होते, ऐसे जघन्य अपराध वहाँ पर, क्योंकि मालूम है कि अगर किया तो उनका क्या हश्र होगा। और एक ये खौफ और भय डालना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर कोई भी सभ्य समाज में सिर्फ खौफ से नहीं चल सकते। तो ऐसे बलात्कारी मानसिकता वाले व्यक्ति किन घरों से आ रहे हैं? वो आ तो हमारे जैसे घरों से ही हैं, मतलब कहीं से तो आ ही रहे हैं, समाज के किसी बैकग्राउंड से तो आ रहे हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं, इस पे रिसर्च नहीं हुई हमारे देश में। अनफॉर्चुनेटली मैपिंग नहीं हो पाती है क्रिमिनल्स की, और अगर मतलब उनकी परवरिश में ऐसी कोई कमी रह गई या कैसे वो ऐसे बन गए या क्या चीज़ है जो उनको ट्रिगर करी है, इन सब पर भी एक स्टडी होने की भी ज़रूरत है। और हमारी अपब्रिंगिंग में, मानसिकता में, शिक्षा प्रणाली में, सब चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है।
और बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। मैम मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो बच्चे कोएड में पढ़ते हैं वो ज़्यादा यूज टू होते हैं, जैसे लड़के होंगे वो लड़कियों से बात करने के लिए ज़्यादा उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सिर्फ सिंगल जैसे गर्ल्स लड़कियां हैं तो उनको लड़कों को लेकर ज़्यादा क्यूरोसिटी होगी, बात करने में ज़्यादा झिझक होगी, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी जैसा कि आपने कहा शिक्षा बहुत मैटर करती है, हमारे घरों से भी ये सारी चीज़ें उठनी चाहिए और बहुत फेमिलियर माहौल देना चाहिए। बिल्कुल, जेंडर न्यूट्रल, जेंडर इंक्लूसिव, जेंडर इंक्लूसिव भी। आप अलग अलग कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो फीमेल और मेल एनर्जी है उसी से पूरा अस्तित्व का निर्माण है। तो अगर आप उनको दूर कर देंगे या ये सोच लेंगे दूर करने से बलात्कार रुक जाएंगे, वो तो उल्टा है। जितना आप दूर करेंगे बलात्कार उतना बढ़ेंगे, क्योंकि आपने भी एक शब्द बोला क्यूरियोसिटी। लड़कियों में तो वो रहता है कि चलो झिझक रहती है, पर आदमी क्योंकि अगर आपने उनको दिखाया ही नहीं कोई ऐसा कि भाई यू कैन बी फ्रेंड्स ऑल्सो, तो सीधा वो सोचता ही है कि शी इज़ मेंट फॉर सेक्स। आप समझ रहे हैं? तो उनको वो उस तरह से दोस्ती करनी आती ही नहीं है लड़कियों से। तो अगर आपने पहले शुरू से ही माहौल नहीं दिया उनको, तो वो डेफिनेटली वो सोचेंगे कि विमेन इज़ मेंट फॉर सेक्स ओनली। और वो चाहे मैं छीन के लूँ, चाहे वो मैं ज़बरदस्ती से लूँ, चाहे मैं उसको शादी की बात करूँ, मतलब फिर देन यू बिकम एन ऑब्जेक्ट। तो वो रीज़न सारा इंक्लूसिविटी का ही है। और सेपरेशन, जेंडर सेपरेशन जो हमारे नॉट ओनली स्कूल्स में आप देखें, माना जाता है, बड़ी प्राइड की बात है। वो मतलब मेरी बेटी तो खाली गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है या मेरा बेटा तो ऑल बॉयज़ स्कूल में पढ़ता है, ये कोई प्राइड की बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी की बात है। और इसी से ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये समय आ गया है कि एक माहौल ऐसा बनाया जाए, नॉट ओनली इन स्कूल्स। आप अगर पार्क में भी जाएं तो बॉयज़ अलग खेल रहे होते हैं, गर्ल्स अलग खेल रही होती हैं। आज साथ साथ बड़ा मुश्किल है देखना। और नॉट ओनली चिल्ड्रन, आप अगर कहीं पे भी चले जाएं या किसी भी गैदरिंग में चले जाएं, एक आपको झुंड लड़कियों का अलग मिलेगा, बॉयज़ का अलग मिलेगा। वो सब नहीं होना चाहिए एक ओपन सोसाइटी में, जहाँ आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये वल्गैरिटी है या वो है, मतलब एटलीस्ट विचारों का तो आदान प्रदान हो कि वो क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं। तभी तो आप एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में आएंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और दोस्त की तरह रहेंगे, नॉट ओनली लाइक कि आप एक संभोग की वस्तु समझेंगे। मैम आप किसी हेल्पलाइन का जिक्र कर रही थी अभी, हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि सुझाव आप तक भेजे जा सकते हैं, फिर वो सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं चाहूँगी आप बता दें दर्शकों जी। हमारा एक सुझावों से लेकर चल रहा, जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ था निर्भया केस के बाद, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिए और उसके बाद काफ़ी सारे कानून बदले, है ना, काफ़ी कानून बदले, पर अल्टीमेटली हम वहीं के वहीं खड़े हैं। चीज़ें क्यों नहीं बदली? क्या कमी रह गई थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है कि आज भी निर्भया जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं? तो उनको कैसे रोका जाए, इस पर हमने रिकमेंडेशन नहीं, हम चाहते एक पॉलिसी बने, सरकारों तक जाए। उसका आह्वान हमने किया, उसका नाम ही हमने आह्वान दिया है जी। और इसमें आपको मैं वेबसाइट शेयर कर सकती हूँ, नीचे डिटेल भी शेयर कर सकती हूँ। उसमें एक फॉर्म अटैच रहेगा, हमारी वेबसाइट पे भी जाकर आप देख सकते हैं, www.pariindia.in। उसमें आप जाकर फॉर्म पर अपने सजेशन सुझाव दे सकते हैं। वो सुझाव हम सरकारों तक पहुंचाएंगे। नॉट ओनली है सुझाव, हम उनको मदद करेंगे कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए। हम गवर्नमेंट को मदद करना चाहते हैं कि क्यों ऐसे केसेस नहीं रुक रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, हम वो बताना चाहते हैं। और कैसे ये रुकेंगे उस तरह का हम उनको मार्गदर्शन देना चाहते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो प्रिवेंशन से हमने स्टार्ट किया था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैम आपके सामने तो बहुत सारे केस पर डे के हिसाब से आते होंगे। क्या साइकी लगती है क्रिमिनल की, क्या साइकी हो सकती है? क्योंकि आपने भी शुरुआत में कहा और मैं भी ये चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कहीं अलग से तो आए नहीं है जो रेप करते हैं, हमारे ही बीच में से हैं। किसकी क्या मानसिकता बराबर वाले की नहीं पता, तो ये किस सोच के लोग हैं? देखिए, ये सोच जो है ना, ये सोच एक बार किसी एक चीज़ से नहीं डेवलप होती है। वो किस माहौल में पैदा होता है, उसकी माँ और उसकी बहन या उसके घर में महिलाओं का कितना आदर है या किस तरह से ट्रीट की जाती हैं, वो वहाँ से सीखता है। फिर वो बाहर निकलता है, दोस्त बनाता है गली में, वो दोस्तों का बैकग्राउंड क्या है वो मैटर करता है। फिर वो वहाँ से भी सीखता है। फिर वो स्कूल जाता है, वो स्कूल में भी सीखता है। फिर टीचर क्या बता रहे हैं वो वहाँ से भी सीखता है। फिर वो घर आता है या फिल्म देखता है या कोई प्रोग्राम देखता है। तो एक चीज़ से वो एग्रीवेट नहीं होता, ये पूरा परिप्रेक्ष्य है ना, पूरा उसका सराउंडिंग है,
सुबह से शाम तक कहाँ उठता बैठता, क्या देखता है, क्या गाता है, क्या सुनता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है, सुबह से शाम हमारे यहाँ जो कहते हैं ना भेदभाव ही देखता है। वो देखता ही ऐसे है कि उसने देखा घर में माँ के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, उसे लगता है ये औरत एक अलग ही चीज़ है, मतलब एक सेकंड दर्जे की प्राणी है, क्योंकि उसने घर में भी वही देखा। फिर उसके दोस्तों ने भी, जब वो खड़े हुए गली की एक लड़की निकली तो कमेंट मार दिया, तो उसने देखा ये तो नॉर्मल है, मतलब एक लड़की एक दूसरा जेंडर है और रिस्पेक्ट नहीं है, और शरीर पे बात करते हैं, वो कमेंट करते हैं। फिर वो स्कूल में गया, स्कूल में भी कंपनी ऐसी है, या कुछ बताया ही नहीं गया, कोई मॉरल एजुकेशन नहीं दी गई, या स्कूल में भी यही बताया गया कि मम्मी घर में रोटी बना रही है और पापा बाहर घूमने जा रहे हैं, या पापा पैसा कमाने जाते हैं। तो वो पढ़ा भी उसने वही। फिर वो बाहर आया, फिर उसने फ़ोन खोला तो फ़ोन में भी यही आप देख ही रहे हैं आजकल क्या सब चल रहा है। आपने टीवी सीरियल देखा या कोई फिल्म आई तो जिसमें वो गाने भी ऐसे हैं कि लड़की को छेड़ रहे हैं और वो ग्लोरीफाई हो रहा है। तो उसके अंदर जो फूड जा रहा है, जो मतलब कहते हैं ना जैसा खाते हैं वैसा होते हैं, ये जो सोच का खाना उसके अंदर जा रहा है वो एक दिन की बात नहीं है, वो धीरे धीरे वो बड़ा होगा। तो उसके लिए नॉर्मल होगा एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना, या उसको गाली देना, या उसको छेड़ देना, उसको लगेगा ये तो नॉर्मल है ना। तो ये एक तरह से नॉर्मलाइज जो कर दिया गया है महिलाओं के प्रति अपराध को, वो जो हमारे यहाँ महिलाएं भी उसको सहती आई हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके कि वो एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति क्यों बनता है। लेकिन मैम दिक्कत ये है कि अगर आपने जैसे गाली का जिक्र किया, अब मैं आपसे ये पूछूं कि हमें सिखाना चाहिए लड़कों को कि वो गाली जो कि खासकर फीमेल से ही जुड़ी हुई होती हैं वो ना दें। फिर आप सड़क चलते देखेंगे कि लड़कियां भी गाली दे रही हैं, और वही गालियां दे रही हैं जो जिनमें वो अपने आप को ही ग्लोरीफाई कर रही हैं, गलत तरीके से दिखा रही हैं। उस पे कैसे लगाम लगेगी? देखिए यही तो बात है, अपब्रिंगिंग की बात है, और आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि अगर वो कोई ऐसी गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका अगर आप मीनिंग निकालेंगे कि इट्स अबाउट रेप, राइट, इट इज़ रेप। तो रेप को नॉर्मलाइज इतना कर दिया गया है कि वो गाली में भी बहुत नॉर्मल लगता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे बदलाव ही इस चीज़ को रोक पाएंगे, और इस सब चीज़ों को बाइकआउट करना पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा। और जब लड़कियों को भी अगर कोई सामने चलते कोई कुछ भी बोल देता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आपने तो इग्नोर कर दिया बट उसका मनोबल इतना बढ़ गया कि आपने इग्नोर किया और उसने फिर दूसरी छोटी बच्ची को अपना शिकार बना लिया। उसे लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं बोलती हैं, सामने से कुछ नहीं कहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो हमने नॉर्मलाइज कर दिया है ये पूरे चलन को और हमारे खिलाफ हो रहे अपराधों को, तो आई थिंक इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ तक उनका मनोबल पहुँचा है, क्योंकि हमने उनको छोटी बात तो नहीं, मतलब ऐसे ओकेजन्स पे नहीं रोका जहाँ पर हमें रोक देना चाहिए था। क्योंकि एक रेप एकदम से रेप नहीं होता, उसके मनोबल को बढ़ने में समय लगता है। एक बलात्कारी के मनोबल को बढ़ने में समय लगता है। उसको उसी समय अगर समझा दिया जाता, बता दिया जाता, जब वो पीछा कर रहा था लड़की का, या जब वो छेड़ रहा था, या वो कोई कुछ कमेंट कर रहा था, तभी उसको रोक देना चाहिए वहीं पर। और हमारी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य ये है कि हमें ये सब चीज़ें तो इतनी नॉर्मल लगने लगी हैं कि आप और मैं भी अगर अभी बाहर जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, हम भी इग्नोर करके चल देंगे। ये सच्चाई है। तो ये तो सब हाथी वाली कहावत बता दी जाती है ना कि हाथी चल रहा हो तो कुत्ते भौंकते हैं, तो इग्नोर करके निकल जाओ। पर ये गलत है यहीं से, क्योंकि आप और हम उसकी अप्रोच में शायद ना आ पाए, पर वो एक छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाएगा। तो मैम इन्फ्लुएंस तो फिर फिल्मों से भी हो सकता है, या जो ये अडल्ट फिल्में जो होती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें देख रहा है, उसके हाथों में जो जहां जैसे लड़की मिल जाएगी वो रेप कर देगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सच है आज के OTT प्लेटफॉर्म्स का, या आप कह सकते हो न्यूडिटी का, या आप इन सब चीज़ों का जो चलन आ गया है जहाँ पर लगाम नहीं है, कोई भी उठ के कुछ भी देख सकता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी, अब उसमें प्लस माइनस है, सब अपनी थ्योरी देते हैं कि उससे रेप नहीं होता, सोच से होता है। हाँ बिल्कुल सोच से होता है, बट ये फ्यूल का काम करती है। अभी फ़िलहाल अगर मुझसे पूछा जाए, जितने भी केसेस हमने बलात्कार के देखे, 2 चीज़ें हमने कॉमन फैक्टर पाई। एक तो अल्कोहल का सेवन, और दूसरा ये न्यूडिटी या एडल्ट मूवीज़ जो देखकर वो किसी बड़ी महिला पर अटैक नहीं कर पाता, वो एक छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाता है, या किसी वनरेबल, या कहते हैं ना जो बिल्कुल होमलेस महिलाएं हैं या फुटपाथ पर हैं, उनको वो अपना शिकार बनाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि इनका कोई इफेक्ट नहीं है, डेफिनेटली इसका इफेक्ट है। और जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं एडवांसमेंट की एक स्टेज, हम इंडिया में तैयार नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल कितने लोग जाते हैं बताइए, ड्रॉप आउट्स इतने सारे हैं, अनएम्प्लॉयड इतने सारे हैं, वो सारा टाइम अगर फ़ोन पर है। और फ्री सेक्स, यहाँ पर सेक्स भी एक टैबू है, गर्लफ्रेंड्स आप बना नहीं सकते, आप समझ रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और उसके बाद अगर आप को जो पहला ऑप्शन मिलता है आप अटैक करते हो सीधा। और यही प्रॉब्लम है जो लोगों को समझानी है कि हम तैयार नहीं हैं एज इंडियन सोसाइटी अभी। अच्छा मैम, बहुत सारे केसेस जो आपस में दोस्त शेयर कर लेते हैं, पेरेंट्स तक तो वो बातें पहुंचती ही नहीं है। मैंने कहीं पर पढ़ा कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि लड़कियां बताती ही नहीं है। मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड है, उसके साथ कहीं गई है, वहां रेप होकर वो आ गई है, वो बता ही नहीं सकती अपने पेरेंट्स को। तो उस केस में क्या? और ये वो वाले केसेस हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया और ये इग्नोर किया कि वो बॉयफ्रेंड बना ही नहीं सकती। मतलब वो इतना बड़ा एक उसके लिए उनके लिए एक शेम की बात हो जाएगी कि वो लड़की है और उसने बॉयफ्रेंड बना लिया, तो इसीलिए वो छुपाएगी। काश वो ऐसा एक सोसाइटी हो जहाँ माँ बाप को पता है टीनेज है, एडोलेसेंट है, वो आपस में बात करेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनेंगे। तो अगर वो सोच बदल जाए पेरेंट्स की, तो एक ओपनली वो बात कर सकते हैं कि बेटा आई नो आपकी उम्र है और आप जाएंगे, बट आप ध्यान से रहिए, आप सेफ रहिए, हम आपके साथ हैं, कुछ भी हो आप हमें बताइए। ये सब तो पेरेंटिंग का काम है ना। पेरेंट्स को शेम होने की बजाय उसमें इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये उम्र ऐसी है, ये होगा। और अगर आप इग्नोर करेंगे कि नहीं इसको आप अपनी इज्जत पे ले लेंगे, तो फिर वो चीज़ें खराब होती हैं और इसीलिए बच्चियां बता नहीं पाती हैं। लेकिन मैम अब कुछ लोग कहेंगे कि गांव में तो बच्चे तोड़े जाते थे, खूब पीटे जाते थे, उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं होता था। नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में आप भरपूर हो रहे हैं। आप अगर एक समस्या को आप ये बोल दो कि है ही नहीं, वो तो गलत है। समस्या चाहे छुपके, मतलब समस्या तो नहीं है ये, चाहे वो छुपके बना रहे हैं। आप फ़ोन भी गांव पहुंच चुके हैं और हमारे पास केसेस गांव के आते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव वाले लड़कियां या लड़के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे हैं। ये एक मिथ है और इसको तोड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर शुरुआत सबसे बड़ी बदलाव की होनी पड़ेगी कि माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि हमारी बच्ची का सुरक्षित रहना इम्पॉर्टेंट है और बॉयफ्रेंड बनाना या गर्लफ्रेंड बनाना कोई गलत काम नहीं है। ये एक एज है और उसमें आप अगर इस चीज़ को बोल देंगे कि नहीं करना है, वो उल्टा और रिबेलियस हो जाएंगे, वो करेंगे। तो उसको समझकर, उसको सोचकर, उसमें प्रिकॉशंस लेकर कि किस तरह से। आपको पता है कितनी बच्चियां प्रेग्नेंट होती हैं? ये तो आपने एक बात बताई कि उनके साथ बलात्कार हो गया। कितनी बच्चियां प्रेग्नेंट होती हैं और जब मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जाती हैं और उसके बाद कितनी मर जाती हैं क्योंकि वो घर में बता नहीं पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, करनी पड़ेगी। और अगर आप इस चीज़ से दूर भागेंगे, जितना दूर भागेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन सेक्स एजुकेशन की बात भी तो पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। वो पॉलिटिशियंस जो अनपढ़ हैं, किसी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, और अगर वो ऐसे बयान देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो हमेशा रिपीटेडली इसका तो इस्तेमाल होगा क्योंकि वो स्टेटमेंट ही वो ऐसा देकर उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा, एक ऐसे नेता थे, आई थिंक कांग्रेस के थे, कर्नाटक के, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिन्होंने ये कह दिया था एंजॉय, आप लेटिए और एंजॉय कीजिए, और विधानसभा में हंस रहे हैं लोग। तो अगर नेता ऐसे होंगे तो फिर आम जनता पे क्या फर्क? ये बड़ा गलत है। देखिए, मैं यही कहती हूँ कि ऐसे नेताओं को तो पार्टी को ही बहिष्कार करना चाहिए और निकाल देना चाहिए तुरंत। कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस ऑन सच स्टेटमेंट, सच पॉलिटिशियंस। और अगर ऐसी चीज़ें नेताओं से आती है तो डेफिनेटली जनता को प्रभावित करती हैं, उनके फॉलोअर्स को प्रभावित करती हैं और रेप बढ़ते हैं। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे पार्टी को ना वोट देना चाहिए, ना कि हमें ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए। और अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आई तो कार्रवाई होनी चाहिए। और सेक्स एजुकेशन तो हमने बोला स्कूल्स में बच्चों के लिए, इन नेताओं की भी जेंडर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। इनको बताना पड़ेगा कि इनको भी समझाने की ज़रूरत है, इनको फिर से स्कूल भेजने की ज़रूरत है। क्योंकि इनका खुद ही का दिमाग इतना बंद है, तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि ये क्या बदलाव लाएंगे? कहाँ हम ये वाली बातें कर रहे हैं और कहाँ वो इतनी छोटी सोच रखते हैं। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन, लैंगिक संवेदनशीलता की क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो जजेस हों। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी पोजीशन पे है तो वो दिमाग से खुला ही होगा। दिमाग कहीं किसी का कभी भी बंद हो सकता है। और इट इज़ नथिंग टू डू विद एजुकेशन ऑल्सो। ये आपकी खुद की पारिवारिक बैकग्राउंड पे मैटर करता है। आप किस तरह के परिप्रेक्ष्य से आए हैं, कहाँ से आपका अपब्रिंगिंग हुआ है। और ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल तो आप यूपीएससी कोई भी क्रैक करके मतलब कोई भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ रट्टे मार के भी आप पहुँच जाते हो। जुडिशरी भी आप इस तरह से पहुंच जाओगे, बट आप कितने सेंसिटिव हो वो उस चीज़ को दर्शाता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप किस
तरह का आपको ट्रेनिंग है, किस तरह की आपकी सोच है, वो इम्पोर्टेंट है। मैम एक बात कही जाती है कि अंधा कानून, वो तो साक्ष्य मांगता है कानून तो, और कई सारे केसेस में जब कानून के सामने साक्ष्य नहीं पेश हो पाते तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है। तो उस केस में लड़की की क्या गलती है, उसके परिवार वालों की क्या गलती है? बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे काफ़ी सारे केसेस में बेल हो जाती है, एक्विटल हो जाते हैं, छूट जाते हैं आरोपी, तो हम भी यही सवाल पूछते हैं और ये सवाल मेरे अंदर भी बहुत चलता है। बट मैंने जो जहाँ तक मेरा निष्कर्ष निकला इतने सालों के काम के बाद कि कोर्ट को सिर्फ पेपर देखना है, उसको डॉक्यूमेंट देखने हैं। वो डॉक्यूमेंट वो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें विटनेसेस देखने हैं, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आरोपी है कौन ये है। इसीलिए कानून की आँख पे पट्टी है कि वो ऐसा गलत फैसला ना दे, तथ्यों को सुने दोनों तरफ से। पर अनफॉर्चुनेटली जो पेपर उनकी टेबल तक जाते हैं चार्जशीट के रूप में या किस तरह से फाइल होते हैं, वो करने वाले कौन हैं? वो हैं कांस्टेबल लेवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या ट्रेनिंग है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या मोटिवेशन है। मैं ये वर्ड बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले रही हूँ। मोटिवेशन मतलब उनको ब्राइब हुआ है या नहीं हुआ, बहुत ओपनली बता रही हूँ। तो वो उस तरह से केस को पेश करते हैं, जिस तरह से वो केस को पेश करते हैं वो टेबल पे जाता है। और वकील, अगेन ये चारों फैक्टर्स उनके लिए भी काम करते हैं। उनकी क्या मोटिवेशन है वो भी बहुत मैटर करता है। तो वो उस तरह से फैक्ट्स को जज की टेबल पे रखेंगे। अब जज डिसीजन अपना बेस उस पे देगा। तो दो जो ये लोग इधर हैं, वकील है या पुलिस है, सारा केस इन पे डिपेंड करता है और इनकी क्या सोच है वो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। तो जब तक हम सब मॉरली अपराइट नहीं हो जाते और विक्टिम को न्याय दिलाना हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं होती, चीज़ें नहीं बदलेंगी। उनकी एक जो मिशन होनी चाहिए विक्टिम को न्याय दिलाने की, वो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, ना वकीलों में है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स में है। मैं ज़्यादातर की बात कर रही हूँ, मैं सबको कटघरे में नहीं ले रही हूँ, बट मोस्टली ऐसे ही है। तो अब जैसे हम बात करते हैं तो कभी कभी रीजंस निकाल देते हैं कुछ पॉलिटिशियंस या नॉर्मल भी लोग कह देते हैं। आप गांव के बैकग्राउंड में थोड़ा सा चले जाइए तो वहाँ की जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी औरतें वो भी कह देंगे अरे उसकी गलती रही होगी लड़की की, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। पर अगर खबरें आती हैं कि 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया या 80 साल की किसी महिला के साथ रेप हो गया, तो उसमें क्या फैक्टर्स काम करते हैं? मतलब आप सोचिए कि एक 23-24 साल का लड़का किसी 80 साल की महिला को, मतलब आप सोच भी कोई कैसे सकता है? देखिए, पर हो रहा है, सोच नहीं सकते पर हो रहा है, क्योंकि यही हमारा समाज है। और हम अपने समाज को ये कह के संस्कृति और हमारे संस्कारों का नाम दे के ढकते रहते हैं। हम अपनी गंदगी को ना इंडिया में ढकते रहते हैं। दिक्कत ये है, हमें लगता है कि गंदगी बाहर ना आए, तो जैसे कारपेट पे कुछ गिर जाता है हम दूसरा कारपेट और तीसरा कारपेट लगा दें तो सोचते हैं गंदगी चली गई। गंदगी नहीं गई, गंदगी को आपने कवर कर दिया। तो हमारे समाज की सच्चाई है, यहाँ पर हम महिलाओं को जिस तरह से देखते हैं यही सच्चाई है। यहाँ 2-2 साल की बच्चियों के बलात्कार और हत्या हो जाती है। इससे बुरा समाज क्या हो सकता है? और उसके बाद भी हम संस्कारों की दुहाई देते रहें और बोलते रहें कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छा समाज है, अरे हमारे तो वंशज ये थे वो थे, वो बकवास है, खरी बकवास है। आपको ये देखना है कि अभी ये वाली सोच है तो उसको एड्रेस कैसे करना है। क्योंकि मैंने जैसा बताया रीजंस हमने अभी फैक्टर्स पहले से ही डिस्कस करे हैं यहाँ पर कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या सोच है, क्या मानसिकता है, इन पर काम ही नहीं हो रहा कोई। आप बताइए, एक भी ऐसा कोई आपने देखा कोई आंदोलन हुआ जो पुरुषों की सोच को बदले या हमारी ओवरऑल सोच को बदले? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज तक बदलाव ही नहीं हुआ। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक केसेस नहीं रुकेंगे, चाहे वो 80 साल की महिला हो, चाहे वो 2 साल की बच्चियाँ हो। हमने सब तरह के केसेस हैंडल किए हैं। मोस्टली लड़कियों पर डाल दिया जाता है, जो कि आपने बोला, मैं खुद बहुत बार सुन चुकी हूँ कि लड़की की गलती होगी। जब 2 साल की बच्ची की बात आती है तो कोई जवाब नहीं होता उन लोगों के पास। बट जहाँ 4 या 6 साल की बात है उसमें भी जज करने लगते हैं। मेरे पास एक केस आया, एक बच्ची का शोषण हुआ और किसी सब्जी वाले ने किया, तो उसकी ग्रैंडमदर ने आके बोला इसने ही कुछ इशारे किए होंगे। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को लगता है कि उस ग्रैंड मदर की क्या सोच रही होगी, उसकी क्या परवरिश रही होगी और उसके साथ कितना शोषण हुआ होगा जो कि यहाँ तक आ गई उनकी सोच। तो सोच कहाँ से बदलें, कहाँ से शुरू करें? आप बताओ, किसकी सोच बदलें, कैसे बदलें? और ये तो लड़कियों के साथ हो रहा है, अब तो लड़कों के साथ भी हो रहा है। जी, हमारे पास बहुत केसेस हैं। यहाँ नोएडा के एक स्कूल का बच्ची का केस है। अभी मैं आपके यहाँ पॉडकास्ट से आने से पहले ही मैं फ़ोन करी थी, बिहार के भोजपुर में एक लड़के के साथ 4-5 लड़कों ने इतना घना शोषण किया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं अभी कॉल ही कर रही थी, इतना जघन्य अपराध हो गया, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो
लड़कों के साथ भी इक्वली हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कों के साथ नहीं हो रहा, शोषण हर एक के साथ हो रहा है। बच्चे सबसे ज़्यादा बलि चढ़ रहे हैं और बच्चों की कोई बात नहीं करता है। बच्चों के साथ जो शोषण होता है, पता है उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? एक्विटल ज़्यादा है वहाँ पर। अभी हमने 27% की बात की कि एक्विटल हैं, छूट जाते हैं, बट बच्चों के केस में सारे ही छूट जाते हैं मोस्टली, क्योंकि बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। बहुत कम कन्विक्शन रेट है, इससे भी कम है पॉक्सो केसेस में। और नहीं तो फिर घर वाले इसमें शामिल होते हैं ज़्यादातर। ये भी एक समस्या है। तो और वो शेम के कारण बाहर नहीं आता। मुझे अभी केस था एक स्कूल का, बम्बई के एक स्कूल का केस था, जहाँ पर बच्ची का शोषण उसके पिता कर रहे थे, और बच्ची जब स्कूल में बेहोश हुई तब जाके उस चीज़ों का पता चला। तो हमने काफ़ी कोशिश की, पर ना माँ सपोर्ट कर रही है, ना उस बच्ची को कोई और सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि और ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं जहाँ वो बोलते हैं कि घर की बात है, घर में रहने दो, और अगर वो जेल जाएगा तो घर का खर्चा कौन चलाएगा। तो ये आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता होगा? बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे पे काउंटर केसेस भी हो जाते हैं इसके चलते कि इन्होंने हमें मोटिवेट किया, इन्होंने हमसे बोला कि बोल दो, ऐसा हुआ। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत काम करते हैं ना यहाँ पर। बैकग्राउंड क्या है उनको खाने को सच में दिक्कत है, आप समझ रहे हैं। वो पति जेल में है तो वो उनकी वनरेबिलिटी और बढ़ जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स को हमें देखकर यहाँ पर इंडिया में चलना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली जो मिशन मोड पे काम होना चाहिए ना, इस इशू पर नहीं हो रहा। अभी हमने एक कन्वेंशन किया था अभी लास्ट 2 वीक्स अगो, 16 दिसंबर को 2024 में, जिसमें हमने यही बोला कि इसको मिशन मोड पर काम करने की ज़रूरत है। और पहला ऐसा कन्वेंशन था जो हमने पूरे दिन चर्चा की कि कैसे ये अपराध रुकेंगे, और अभी उसमें 1 दिन कम पड़ा, हमें अभी 5 दिन और चर्चा करनी है इस इशू पर। तो बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आए, बहुत सारे फैक्टर्स। आप चाहेंगे तो उसके छोटे छोटे लिंक्स हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से ये अपराधों को बढ़ावा मिलता है, किस तरह से अपराध रुकेंगे। तो एक चीज़ कहने से या करने से नहीं हो जाएगा। एक पॉडकास्ट में मैं छोटी सी बात कितनी बात रख दूंगी, या आप कितनी बात रख पाएंगी? इस पे तो हम सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है, सबको सुझाव देने की ज़रूरत है। कुछ नहीं पता कैसे ये चीज़ें बदलेंगी, मिलजुल के ज़रूर बदल सकती हैं। या फिर अगर हम अपनी आंखों के सामने कोई गलत काम होता हुआ देख रहे हैं, आवाज़ उठाएं, तो एटलीस्ट हम आवाज़ उठाएं। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ रेप की ही बात नहीं हो सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चे तस्करी का भी शिकार होते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसने आपको भी झकझोर कर रख दिया हो? जी बिल्कुल, बहुत सारे। देखिए, ये मिले जुले मुद्दे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ व्हाट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस कारणों से होती है? बहुत सारे कारण हैं उसमें। सेक्स ट्रैफिकिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जिसमें बेच दिया जाता है सेक्सुअल क्राइम्स के लिए, जैसे। तो उसमें रिपीटेड रेप्स हैं, उसको आप क्या बोलोगे? वो तो रिपीटेड रेप्स हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, चाइल्ड लेबर के लिए ट्रैफिकिंग होती है। तो हमने भी उसमें 2-3 नेक्सस को हमने ब्रेक किया है। पिछले साल हमें एक फ़ोन आया था कि बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो हमने उसको बस्ट किया था। वहाँ से 2000 बच्चे रिकवर हुए थे उसके बाद से। वो बहुत बड़ा एक ऑपरेशन बन गया था गवर्नमेंट के लिए। तो इस तरह से वो मिले जुले मुद्दे हैं, और ज़रूरी है इन सबको भी ब्रेक करना। और बच्चे हैं, बच्चों को बचाना ज़रूरी है। और बच्चे बोल नहीं पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, दबा देते हैं चीज़ों को, डर जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है सारा ध्यान हमारा यहाँ पर भी होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा। लेकिन फिर यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि महिला की दुश्मन है। जैसे मैं आपसे संदेश खाली का जिक्र करना चाहूंगी जी। संदेश खाली के बाद फिर कोलकाता का जो वो मेडिकल, यस, वो जो कॉलेज था, उसके बाद तो मैं वहीं की एक सेक्स वर्कर को सुन रही थी, उसका बयान बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जी, देखा कि हम लोग बैठे तो हैं यहाँ पर, आप लोग उधर क्यों बलात्कार कर रहे हैं? लेकिन हमारे समाज में महिला ही महिला की दुश्मन है, जिस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि कभी दादी रोक देगी, कभी वो उसकी गलती निकाल देगी। देखो, महिला ही महिला की दुश्मन है, ये गलत स्टेटमेंट है। महिला भी महिला की दुश्मन हो सकती है, ये ठीक है, क्योंकि देखो वो भी उसी बैकग्राउंड से आ रही है, उसकी भी परवरिश किसी एक ऐसे ही घर में हुई है, और वो भी एक बेड़ियों में बंधी हुई औरत है जिसको पता ही नहीं कि वो बंधी हुई है। आप समझ रहे हैं? उसको उसकी खुद की सोच इवॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि उसको वो माहौल नहीं मिला, और वो इग्नोरेंट था, आप बोल सकते हो। दुश्मन नहीं कह सकते हो, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब स्लम्स में हम बात करते हैं तो एक महिला मुझे बोल रही है मुझे जल्दी जाना है। तो क्यों जाना है? क्योंकि लेट हो गया है, आपके ये ख़त्म हो ट्रेनिंग तो मैं जाऊँ, नहीं तो मेरा पति मुझे मारेगा। तो मैंने उसको बस इतना ही बोला, मैंने कहा क्यों मारेगा, इतनी सी बात पे आप लेट हो गए? नहीं, लेट होंगी तो मारना ही चाहिए ना, खाना लेट मिलेगा तो मारना तो उसका हक है। तो मैंने कहा क्यों हक है? तो बोल रही नहीं, मैं तो खाती हूँ मार, क्योंकि मैं गलती करती हूँ तो मारेगा। तो ये जो सोच है, और
वो जिस सोच में वो ओके है, वो कंफर्टेबल है उस चीज़ को लेके, तो वो सोच बदलना ओवरनाइट काम तो नहीं है ना, वो समय लगेगा। और उसी की बच्ची के साथ अगर कुछ हो जाए तो वो अपनी बच्ची को ही दोष देगी, बिकॉज उसको नहीं पता ना, इग्नोरेंट है वो। तो वो सारी चीज़ें बदलने में समय लगेगा। उसके लिए ही तो हम बार बार बोल रहे हैं कि क्यों नहीं काम हो रहे, क्यों नहीं संवेदनशीलता जागरूकता के ऊपर अभियान चल रहे हैं। हमारी संस्था परी पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया लगातार हम काम करते हैं, बट हम एक छोटा सा समूह है। हम चाहते हैं कि इसको मास स्केल पर हम लेकर जाएं और लोगों तक पहुंचे, जन जन एक जागरूकता हो, क्योंकि ये सब बच्चों का सवाल है, सब महिलाओं का सवाल है, और एक संस्था पे डिपेंड नहीं कर सकते, और हम सबको मिलके इस पे काम करने की ज़रूरत है। इन पूरे केसेस में पुलिस का रोल क्या होता है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक? मुझे लगता है पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और पुलिस की वजह से या तो केस ठीक जाएगा या केस बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया कि जो जज तक जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन जाएगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जाएगी। अगर उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया या वहाँ रिपोर्ट ख़राब कर दी या जांच ठीक नहीं की या जानबूझ के की या इग्नोरेंस में की या ट्रेनिंग नहीं है, उनको रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पर भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं पुलिस के भी। तो वो सारी चीज़ों का आपको माइंड में रखते हुए फिर आपको बताना है कि क्या रीज़न है कि पुलिस मोटिवेटेड भी नहीं है। आज के डेट में किसी भी थाने में अगर ज़्यादा बलात्कार के केस रिपोर्ट होते हैं तो पुलिस की बदनामी होती है कि इस थाने से इतने केसेस आए। मैं बोलती हूँ उल्टा रिवर्स कर दो, जहाँ से ज़्यादा रिपोर्ट हो उसको आप एक्नॉलेज करो, उसको अवॉर्ड करो। उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं है, बोलो कि आपने ज़्यादा काम किया, क्योंकि देखो फिर वो बोलेंगे आप प्रिवेंशन की भाई हमने रोक नहीं पाए, पेट्रोलिंग नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको मोटिवेशन ही नहीं है कोई, उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है, उनके लिए ऑलरेडी वो लोग अलग अलग कामों में बिजी रहते हैं, ओवरबर्डन होते हैं। एक पुलिस अफसर पे 10 महीने के 70 केस हैं, 1 महीने के, हाँ लगभग। तो अगर उस पे एक रेप का केस है तो वो कैसे उसको जस्टिफाई करेगा, क्योंकि वो उसमें ढंग से इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पाएगा। वो जब ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा तो वो कोर्ट में नहीं जा पाएगी ढंग से, चीज़ें कोर्ट में नहीं जाएंगी तो छूट जाएगा। ये आपने बोला ना कन्विक्शन रेट लो क्यों है, वो सारा मोस्टली पुलिस का है। फिर ऑफ कोर्स मैंने बताया वकीलों का भी कुछ उसमें दोष रहता है, दोष नहीं भी बोल सकती हूँ, सिस्टम ऐसा है। चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, आपको सिस्टम्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे अधिवेशन में जो चीज़ें निकल कर आई, हम गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये छोटे छोटे जो लूप होल्स हैं इनको हम ठीक करें और सज़ा हो। लेकिन कई बार फिर फर्जी केस भी तो सामने आते हैं, जैसे हम लोग अभी कुछ दिन पहले तक मैरिटल रेप का मामला हमने बहुत सुना। अब इसमें कैसे प्रूफ होगा कि हस्बैंड ने विदाउट कंसेंट किया है या विद कंसेंट किया है? वो मैरिटल रेप का केस कैसे बनेगा? देखो मैरिटल रेप ना एक बहुत बड़ा गहरा सागर है, और उसमें उतरने से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए कि किस तरह से प्रूव होगा। अब वो 4 दीवारी में वो प्रूफ कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो अभी हम बाहर के केस तो प्रूव कर नहीं पाते, वहीं पर एक्विटल है, तो ये वाली चीज़ कैसे प्रूव होगी? तो मुझे लगता है इसको कानून बनाने से पहले ये सारी चीज़ें एड्रेस करना ज़रूरी है। उसका सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है कि मैं कैसे बोल दूँ कि कैसे प्रूव होगा। तो वो चीज़ें तो आपको डेफिनेटली इसको फुल प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके कानून बनाने का फ़ायदा है। और मैं मिसयूज़ से कभी भागती नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मिसयूज़ नहीं होता, बट मुझे ये मालूम है कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए बहुत अच्छा कानून है। मिसयूज़ करने वालों को समझना पड़ेगा कि मिसयूज़ नहीं करना है। जो मिसयूज़ कर रहे हैं वो गलत लोग हैं, कानून गलत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल लोगों को भी सफ़र करा रहे हैं। और ये बात थोड़ी ना है कि बिकॉज मिसयूज़ है तो एक्चुअल केसेस नहीं है। एक्चुअल केसेस नहीं होते तो क्या हम 2 साल 4 साल 6 साल की बच्चियों के केसेस डिस्कस कर रहे होते? क्या नहीं कर रहे होते? आते हैं हमारे पास केसेस जेन्युइन, और वो जेन्युइन केसेस सफ़र करें। लोग अब पूरा जज करने लगे हैं, स्पेशली हम जैसे लोगों पे सवाल उठाने लग जाते हैं। अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद से मुझसे पूछा जाता है हर जगह। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब 80 महिलाएं रोज़ फांसी लगाती हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। एक पुरुष जो कमज़ोरी, ठीक है महिलाएं इमोशनली वीक होती हैं, उन्होंने सकम कर दिया तो न्याय तब भी नहीं मिलता है। लोग सवाल उठा रहे हैं मेन टू मूवमेंट और वहाँ पर इमीडिएट अरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट अरेस्ट है, बहुत जूते चप्पल घिसने पड़ते हैं महिलाओं के सुसाइड केस के बाद भी, जहाँ पर हमें मालूम है मर्डर है। जला दी जाती हैं कितनी महिलाएं रोज़, अभी भी हमारे पास केस आते हैं, उन पे कोई बात नहीं करता। एक इंसान ने, चाहे वो ठीक हो, मैं ये उनको जज नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वो उन्होंने जो बयान दिए वो ठीक हो, बट वो प्रेशर नहीं ले पाए, उन्होंने सुसाइड कर ली। वो उनकी कमज़ोरी थी। वो कमज़ोरी को कि वो
शादी में डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर एक इंसान सुसाइड कर लेता है तो दूसरा आरोपी नहीं हो जाता उसकी वजह से। तो इस तरह से तो आप नहीं जज कर पाएंगे ना कि वो एक महिला, अगर मान लो वो गलत है, उसकी वजह से आप सारे केसेस को आप झूठा ठहरा दो कि सारी महिलाएं तो ऐसी ही होती हैं, प्रेशर बना के रखती हैं। तो महिलाएं अगर ऐसी होती तो आप मुझे बताइए कि ये जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, आरजी का, निर्भया जैसे ना जाने कितने केसेस रोज के, क्या वो झूठ है? वो बच्चियां जो बलि चढ़ जाती हैं, बलात्कार हो जाती हैं, दरिंदगी का शिकार होती हैं, स्टॉकिंग, मतलब किसी को बताने की जरूरत, आपको मुझे नम्रता बताने की जरूरत है कि अगर हम अभी यहाँ से बाहर जाएंगे और हमें कितनी छेड़खानी का शिकार होना पड़ेगा, तो फिर उसमें क्या है? सुनने वाले भी समझते हैं इस बात को। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। और जो महिलाएं झंडा उठा के चल रही है मेंटू मूवमेंट के लिए, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, बहुत जरूरी है न्याय के लिए खड़े रहना, चाहे वो अतुल सुभाष हो चाहे कोई महिला हो, पर आप इस चीज को इग्नोर मत कर सकते हैं कि ये देश ऐसा है जहाँ पर आपको हाथ लगाना, ग्रोपिंग, स्टॉकिंग, घूरना, ये तो बहुत रोज की चीजें हैं। ये तो मैम चैलेंज कर सकती हूँ मैं कि कोई ऐसी लड़की होगी जिसने कभी ईव टीजिंग का शिकार ना हुई हो, दिन में छेड़ के निकला, छोड़ दो, आप लाइफ टाइम छोड़ दो, हाँ। एक दिन में एक बार तो ईव टीजिंग होती है, ये गारंटी। आप निकलो, कोई घूर रहा होगा, कोई छेड़ रहा होगा, कोई कुछ कमेंट मारेगा, तो उसके बाद भी आप कह दो नहीं नहीं लड़कियां सिर्फ फायदा उठाती हैं, तो ये बेवकूफ़ी वही लोग कर सकते हैं जो मतलब आंख पे पट्टी नहीं लगाएंगे, जो कुछ जिनका कोई एजेंडा है। लेकिन एक मुझे कंफ्यूजन है, जो अभी तो खैर ऐसी खबरें बंद हो गई हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, लेकिन एक टाइम पर बहुत सारी ऐसी खबरें आती थी कि शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप। उसमें मुझे लगता है मैम बहुत हद तक लड़की की भी गलती है। कोई आपका एक बार पागल बना देगा, 2 बार, 3 साल तक कोई आपका कैसे पागल? उसको गलती नहीं मैं बोलूँगी, उसको झांसा भी एक शब्द नहीं है, आप ये दोनों का म्यूचुअल है, और अगर दोनों 18+ हैं, ये रूल जाना चाहिए। ये मैं भी इस चीज़ के अग्री नहीं हूँ। अगर प्रूफ हो जाता है कि देवर लिविंग हैप्पीली, वो रेप नहीं है। रेप इज, देखिए रेप की डेफिनेशन में बहुत क्लियरली लिखा है कंसेंट, राइट? कंसेंट इज द मेन थिंग। अगर वो कंसेंट, चाहे वो शादी का झांसा देके था या नहीं था, कंसेंट था, तो वो झांसा नहीं है। आप मूर्ख नहीं हो, आप पढ़ी लिखी महिला हो या नहीं भी हो, बट इतना दिमाग होता है, आप 18 के ऊपर हो, 18 के नीचे पॉक्सो है, देखिए 18 के बाद अगर आप झांसे वाली बात करो तो वो चीज़ मैं भी अग्री नहीं करती हूँ, एंड आई एम नॉट विद दैट। झांसा दे के क्या होता है, मतलब शादी क्या होती है? शादी के बाद अगर वो आपको शादी का झांसा दे रहा है तो शादी के बाद भी आपसे मैरिटल रेप करेगा, और एंड में हमको लड़कियों को जब कॉल आते हैं उनका एक ही गोल होता है, शादी करा दो। तो आप समझ रहे हैं, वो हमको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ मिसयूज हो रहा है, और मैं उस चीज़ से कभी नहीं भाग सकती हूँ। मैम मैंने एक कोर्ट का फैसला पढ़ा जहाँ पर जज ने ये कह दिया कि शव के साथ अगर यौन शोषण हुआ है तो उसमें रेप की शायद धाराएं नहीं लगाई गई, हत्या की लगाई गई। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज गया लोगों के बीच, या जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं कि मार दो और फिर रेप कर दो। जी बिल्कुल, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग सुझाव मांग रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ तो फिर बढ़ावा देगी, मर्डर्स को बढ़ावा देगी, और ये एक जुडिशरी के सोच से मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जजेस भी अपने हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं, अपनी जजमेंट्स देते हैं, आप समझ रहे हैं, वो उनकी पर्टिकुलर सोच है। इट शुड नॉट गो बाय, आप 4 जजेस को अलग अलग बैठा दीजिए, चारों की अलग अलग सोच होगी, तो आप ये एक जज के ऊपर मुझे लगता है हमें उसको इग्नोर ही करना चाहिए। और हाँ, बट वो जजमेंट है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है इस पे कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कोई हमें अपील करना चाहिए या हमें इसके खिलाफ जाना चाहिए। अच्छा, जो साइबर बुलिंग के नाम पर रेप थ्रेट्स दी जाती हैं, और अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली पूछूं, जिस दिशा में आप काम कर रही हैं, थ्रेट्स तो आपको भी मिलती होंगी, इसका क्या जुगाड़ निकाला जा सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, और इसको आप रोक तो सकते नहीं हो, क्योंकि आप अभी, मैं आपके पॉडकास्ट के बाद भी नीचे मेरे को बहुत कमेंट होंगे, आपको भी होंगे, तो वो चीज़ें रोकना तो थोड़ा मुश्किल है, बट आप अपनी सच्चाई के साथ चलते चलिए, और आई थिंक इग्नोरेंस इज़ दी ओनली थिंग फॉर ट्रोलिंग, मैं ये बोल सकती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ी सी वक्त की कमी है योगिता भयाना जी के पास, दोबारा उनसे फिर से मुलाकात होगी, कुछ और इश्यूज पर बात करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। बाकी ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और जो शुरुआत में हमने बात की थी कि सुझाव अपने जरूर दीजिएगा, जो भी वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, उस पर जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि सरकार तक उनको पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस इंटरव्यू को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।